दोस्तों, इस बार 2024 में 300 से कम सीटों वाले एनडीए को इस बार संसद में क्या मुश्किलें हो सकती है, कौन सी बिल अटक सकते हैं और क्या समझौता करना पड़ सकता है और क्या क्या नहीं कर पाएंगे मोदी सरकार, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, संसद में कोई भी बिल लाया जाता है। कुछ बिल केवल लोकसभा में तो कुछ बिल दोनों सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा में लाया जा सकता है। 2024 के 18वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू हो चुका है। इस बार की लोकसभा थोड़ी बदली सी नजर आएगी। पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में पहली बार बीजेपी बहुमत से नीचे सिमट गई है। इस बार बीजेपी सहयोगी दलों को मिलाकर भी सीटों की संख्या 293 ही पहुंची है। दूसरी तरफ विपक्ष इस बार 234 सीटों के साथ काफी मौजूद है। दोस्तों, लोकसभा में इस बार नेता प्रतिपक्ष भी होगा, यानी इस बार लोकसभा में सरकार की वैसी धमक नहीं रहेगी जैसे पिछले दो कार्यकाल यानी 2014 और 2019 में थी। लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे। दोस्तों, अब बात करते हैं 2024 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण मोदी सरकार पर क्या असर पड़ सकता है। बीजेपी सरकार को राज्यसभा में कोई भी बिल पास करना मुश्किल हो सकता है। दोस्तों, अगर जोड़ तोड़ करके बीजेपी सरकार लोकसभा में कोई बिल को पास भी करा लेते हैं तब भी इन बिलों को राज्यसभा में पास करना संभव नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी ही नहीं एनडीए के पास भी पर्याप्त सीट नहीं है। अगर जोड़ तोड़ की बात भी की जाए तो कट टू कट आंकड़े आएंगे। ऐसे में कोई भी बिल राज्यसभा में पास करना आसान नहीं होगा। जब चुनाव होता है तो लोग वोट देते हैं सरकार चुनने के लिए। जिन लोगों ने देश पर करोड़ों रुपयों का बोझ लगा दिया, जिन्होंने एक अच्छी सरकार को हटा दिया, जिन्होंने एक अच्छे प्रधानमंत्री को हटा दिया, उनको पनिशमेंट देना, उनको सजा देना इस चुनाव के अंदर एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा बना हुआ। दोस्तों, मोदी सरकार के लिए मजबूत विपक्ष पार्टी बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। कांग्रेस बास 100 से एक नंबर पीछे है, यानी 99 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सपा कांग्रेस के कंधे से कंधे मिलाकर सरकार का विरोध करेगी। ऐसे में एनडीए सरकार विपक्ष की आवाज नहीं दबा पाएगी। सरकार को सदन को चलाने के लिए विपक्ष से भी समय समय पर बैठक करनी होगी। दोस्तों, इससे पहले 2014 या 2019 में मोदी सरकार अपने सांसदों के बूते पर सदन में बिल लाती थी और पास करा लेती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, इस बार 2024 में मोदी सरकार की निर्भरता गठबंधन की पार्टियों पर बढ़ेगी। सरकार को बड़ा ही नहीं, मध्यम स्तर का फैसला भी सहयोगियों से पूछकर लेना होगा, क्योंकि सरकार के फैसले से उनके हित ही प्रभावित होंगे। दोस्तों, भारत की संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। दोनों सदनों का मुख्य काम विधान या कानून बनाना है। इसके लिए पहले कानून सदन में पेश किया जाता है, फिर इस पर चर्चा होती है। उसके बाद सभी के सहमति या वोटिंग कराकर इसे पारित कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद यह कानून बन जाता है। दोस्तों, अब समझते हैं कि बिल कितने प्रकार के होते हैं और इन्हें पास कराने का प्रोसेस क्या है। ऑर्डिनरी या साधारण बिल, इस बिल को सांसद या मंत्री पेश करते हैं। इस बिल को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। जो बिल पेश करता है वही सांसद या मंत्री बिल के उद्देश्य और कायदों को बताता है। इसके बाद सांसद बिल पर अपनी राय रखते हैं। बहस के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के समय सामान्य बहुमत से बिल पारित हो जाती है। सदन में जितने भी सांसद मौजूद होते हैं उनका आधे से एक वोट ज्यादा को साधारण या बहुमत कहते हैं। इनमें फिलहाल मोदी सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार के गठबंधन में बहुमत के 272 से ज्यादा सांसद है। मनी बिल, मनी यानी धन विधायक केवल रेवेन्यू टैक्स संबंधी सरकारी उधारी और सरकार के फाइनेंशियल मामलों में संबंधित होते हैं। इन्हें केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। राज्यसभा को केवल सिफारिशें करने का अधिकार है, जिसे लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। लोकसभा में पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। दोस्तों, अनुच्छेद 110(3) के मुताबिक किसी विधायक को धन विधायक मानने या ना मानने का अंतिम निर्णय लोकसभा स्पीकर पर होता है
उनके फैसले को चैलेंज नहीं किया जा सकता और वोटिंग के समय सामान्य बहुमत से बिल पारित हो जाता है। फाइनेंस बिल को वित्तीय विधेयक भी कहा जाता है। ये बिल राजकोष से संबंधित होते हैं। ये मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आते हैं। दोस्तों, ये धन विधेयक की तरह ही लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद राज्यसभा में भेजे जाने के बाद इसे सामान्य विधेयक की तरह ही प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बनता है। दोस्तों, वोटिंग के समय सामान्य बहुमत से फाइनेंशियल बिल पारित हो जाता है। संविधान संशोधन विधेयक। दोस्तों, 2/3 बहुमत की जरूरत से इस विधेयक से संविधान के किसी भी प्रावधान को बदला जाता है। इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित होना चाहिए। दोनों सदनों में प्रत्येक सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति के लिए मंजूरी के लिए भेजा जाता है और राष्ट्रपति के मंजूरी मिलने के बाद संविधान संशोधन विधेयक लागू किया जाता है। प्राइवेट बिल संसद के किसी भी सदन का मेंबर पेश कर सकता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं हो। दोस्तों, सदन में इसे पेश करने के लिए 1 महीने का नोटिस देना होता है। प्राइवेट बिल केवल शुक्रवार को ही पेश किया जा सकता है। इस दिन इस पर चर्चा भी हो सकती है। जो इस बिल को पेश करता है वही मंत्री की रिक्वेस्ट पर इस बिल को वापस ले सकता है या इसे पारित करने के लिए आगे बढ़ा सकता है। आखिरी बार दोनों सदनों में 1970 में प्राइवेट बिल पास किया था। दोस्तों, अब बात करते हैं 2024 में मोदी सरकार द्वारा लाए गए क्या क्या कानून अटक सकते हैं। बीमा सुधार कानून। बीमा क्षेत्र को बढ़ते सुधारों के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। बीमा संशोधन कानून को एक क्रांतिकारी कानून माना जा रहा है। जिस तरह से संगठन, सरकार है और एफडीआई की सीमा 74% तक करने की बात कही गई है, उससे लगता है कि यह उस रूप में पास नहीं हो पाएगी जैसा बीजेपी सरकार ने सोचा है। दोस्तों, नए कानून के तहत बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़कर 74% किया जाएगा ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI को ताकतवर बनाया गया है। ऐसा इसलिए ताकि वे अधिक कुशलता से कंपनियों की निगरानी कर सके और कस्टमर के अधिकारों का ध्यान रख सके। दरअसल कुछ पॉलिटेक्निक पार्टी और अन्य संगठनों का मानना है कि बीमा क्षेत्र में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ने से घरेलू बीमा कंपनियों पर असर पड़ेगा। भारतीय ग्राहक के हितों की अनदेखी होगी। यह भी तर्क दिया जा रहा है कि विदेशी कंपनियों के बढ़ते प्रभाव से बीमा क्षेत्र का कंट्रोल भारत के हाथ से निकल जाएगा। कुछ लोग मानते हैं कि यह कदम प्राइवेटाइजेशन की तरह है। ऐसे में इस बिल को पास करना एनडीए के लिए आसान नहीं होगा। डिजिटल इंडिया एक्ट। दोस्तों, इन कानून को लेकर पिछली बार आईटी राज्य मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने खूब प्रचार किया था। उन्होंने मीडिया को खुलकर इसके फायदे बताए थे। दुर्भाग्य से वे चुनाव हार गए, इसलिए राजीव चंद्रशेखर इस कानून को पेश नहीं कर पाएंगे। मोदी सरकार इस कानून को 23 साल पुराने आईटी एक्ट की जगह लाना चाहता है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि आईटी एक्ट में इंटरनेट शब्द नहीं है। नए कानून में साइबर सुरक्षा, एआई, गोपनीयता और अन्य जरूरी क्षेत्र पर ध्यान देने की बात की गई है। दोस्तों, कानून तोड़ने पर 10 साल की सजा और जुर्माना के प्रावधान से विपक्ष डरा हुआ है। सरकार को भले ही लगता है कि वो अच्छा करने जा रही है, लेकिन विपक्ष उससे सहमत नहीं है। विपक्ष को लगता है कि इस कानून की आड़ में सरकार उन लोगों को दबाएगी जो इंटरनेट पर सरकार की आलोचना करेगा। इसलिए इस कानून को पास करना आसान नहीं होगा। बीज विधेयक। दोस्तों, एनडीए सरकार बीज विधेयक 2019 को लाने के लिए लंबे समय से प्रयास कर रही है। पिछले सरकार के दौरान हुए किसान आंदोलन में इस बिल का भी जोरदार विरोध किया गया था। सरकार इसे बीज बिल 1966 की जगह लाना चाहती है। सरकार का मानना है कि इससे कृषि उत्पादन बढ़ने के लिए किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज मिलेंगे। खराब और नकली बीज बनाने वाली कंपनियां खत्म हो जाएगी। दोस्तों, बीज विधेयक 2019 खराब क्वालिटी के बीज बेचने वाली कंपनी पर जुर्माना 5,000 रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया है। विपक्ष और विरोधी कर रहे किसानों का मानना है कि ये बिल छोटे किसान और छोटे कंपनियों के खिलाफ है।
इससे बड़ी कंपनियों को ही लाभ होगा। दोस्तों, जनता कहते हैं कि छोटा किसान महंगा बीज कैसे खरीदेगा। जब ऊपर से ही बीज महंगा आएगा तो छोटा किसान कैसे खरीदेगा। तमाम विरोधियों के बीच भी अगर सरकार इस बिल को लाती है तो इसे पास करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि किसान बीज विधेयक कानून के विरोध में है। बिजली बिल दोस्तों, 8 अगस्त 2022 में बिजली संशोधन विधेयक 2022 पेश किया गया था। यह दोनों सदनों में पास नहीं हो सकता है। संसद में अब विधेयक के बहुत मजबूत होने के कारण यह बिल पास नहीं हो पाएगा जैसा सरकार चाहती है। इस बिल पर विपक्ष, गैर बीजेपी शासित राज्यों और सरकारी बिजली कंपनियों ने विरोध दर्ज कराया है। इस बिल पर विपक्ष, गैर बीजेपी शासित राज्यों और सरकारी बिजली कंपनियों ने विरोध दर्ज कराया है। इस बिल के तहत एक ही क्षेत्र में कई बिजली कंपनियों को लाइसेंस दी जाएंगे। जैसे आप मोबाइल के लिए अपनी मर्जी का नेटवर्क यूज करते हैं, ऐसी बिजली कंपनी भी यूज कर सकेंगे। दोस्तों, विपक्ष का मानना है कि बिजली बिल में ये बदलाव बिजली आपूर्ति और कीमत तय करने के लिए नागरिकों के अधिकारियों में घुसपैठ कर रहा है। इस बिल पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि निजी कंपनियां कुछ शुल्क देकर मुनाफा कमाएगी और सरकारी कंपनियां दिवालिया हो जाएगी। दोस्तों, विपक्ष के तेवर देख के लगता है कि यह बिल पास होने में एनडीए को खूब जोर लगाना होगा और विपक्ष की बात भी माननी होगी। दोस्तों, इस स्थिति में मोदी सरकार को विपक्ष के साथ समझौता करना होगा और सहमति बनानी होगी, जिससे उनकी नीतियों और योजनाओं को लागू करने में कोई भी मुश्किलें ना आए। दोस्तों, इस बार 2024 में देखना दिलचस्प होगा कि इस परिस्थिति में मोदी सरकार कैसे अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाती है और देश की प्रगति को सुनिश्चित करती है। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों।